हाँ जी, मॉड्यूल आवाज आ रही है। तो लास्ट क्लासेस तक आपका एनर्जी हो गया था और सर ने आपको पेंडुलम कंप्लीट कर दिया था ना, सिंपल पेंडुलम उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। एसएचएम में एक ही टॉपिक बचता है एंड दैट इज सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इसमें कई सिस्टम्स आएंगे। कुछ सिस्टम्स एनसीईआरटी ने दिए होंगे, इसमें काफी सिस्टम्स ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं करे। तो देखो, सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम में क्या होगा। पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप, आपको प्रूफ करना होगा कि सिस्टम एसएचएम में है। गिवन सिस्टम इज इन एसएचएम। सबसे आप पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो भी सिस्टम आपको दिया हुआ है वो सिस्टम एसएचएम है। तो ये प्रूफ करने के लिए कि गिवन सिस्टम एसएचएम में, आप सिंपल ये इक्वेशन प्रूफ करोगे दैट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। बस ये आपको शो करना। जैसे आपने ये शो कर दिया कि रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स, ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन सिस्टम इज इन एसएचएम। पहली चीज। दूसरा, जब आप ये, अब ये के कुछ भी हो सकता है, ये के हमेशा ऐसा नहीं होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट हो। कभी मास आएगा, कभी वेट आएगा, कभी डेंसिटी आएगी, कभी लेंथ, डेंसिटी, वेट, सबका कॉम्बिनेशन आएगा, बट ये कुछ कांस्टेंट होगा। और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसे आप प्रूव करोगे दैट अ गिवन सिस्टम इज इन एसएचएम। एक बार जब आप एसएचएम प्रूफ कर लोगे तो फिर वो आपसे कहेगा अच्छा एसएचएम प्रूफ हो गया ना, अब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सिंपली के बाय, where k is the spring constant and m is the mass of the system. ऐसे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे। Now, once you have angular frequency, तो आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड होगा ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो जितने भी सिस्टम्स होंगे जिसमें आपको प्रूफ करना है कि वो सारे सिस्टम एसएचएम में, आपको यही सारे काम करने हैं। पहले आपको शो करना है कि रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है विच इज माइनस ऑफ के एक्स। दूसरा काम आपको करना होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रूट ओवर के बाय, के एक बार मिल जाएगा, मास पता होता है, आप ओमेगा निकाल लोगे। वंस यू हैव ओमेगा तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स होंगे आपकी कैलकुलेशन। इसे लिखो, सिस्टम स्टार्ट करो। नोट कर लिया आपने सबने? यस सर। इसके बाद इस सिस्टम्स में फर्स्ट जो सिस्टम आता है दैट इज द सिस्टम ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ कुछ प्रूव ही नहीं करना, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट एसएचएम में होता है। सबसे इजी सिस्टम स्प्रिंग का सिस्टम होता है। बस स्प्रिंग के सिस्टम में केसेस बहुत बन जाते हैं। स्प्रिंग के सिस्टम में एक केस आ जाता है अगर स्प्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल है। फर्स्ट केस होगा इफ योर स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, इफ यू हैव अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। सो अगर आपकी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। स्प्रिंग से आपने मास अटैच कर दिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके। एक बार आप स्प्रिंग को रिलीज, स्ट्रेच करो और रिलीज कर दो, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, एफ इज इक्वल टू माइन एक्स। ये तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग की इक्वेशन है, तो उसमें कुछ प्रूफ करना ही नहीं पड़ता स्प्रिंग के केस। तभी मैं कह रहा था स्प्रिंग इज द इजीएस्ट केस। सो दिस शोज कि दिस सिस्टम इज एसएचएम। अब ये सिस्टम अगर एसएचएम में है, आपसे कहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रूट ओवर के बाय। टाइम पीरियड बता दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है इट्स 2π/t which is रूट ओवर के बाय। फिर वो आपसे कहेगा अच्छा टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 2π रूट ओवर m/k। एक चीज और याद रखिएगा, स्प्रिंग में भी टाइम पीरियड है, ये सिर्फ मास पर डिपेंड कर रहा है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड प्लेन पर। तो अगर वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की जगह आपको एक वर्टिकल स्प्रिंग भी दे दे, वो आपसे कहे कि योर स्प्रिंग इज वर्टिकल, इज अ वर्टिकल स्प्रिंग। If it is a vertical spring, तब भी सेम होगा, स्प्रिंग को आप खींचोगे, रिस्टोरिंग फोर्स होगी इट्स ऑलवेज माइनस ऑफ kx। ये भी ऐसे चमका, ओमेगा अब भी वही आएगा रूट ओवर के बाय। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा, ओमेगा इज 2π/t, इट्स रूट ओवर के बाय। तो ऐसे आप t निकाल लोगे, इट्स 2π रूट ओवर m/k, रूट ओवर m/k, दैट्स द टाइम पीरियड। तो स्प्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल हो या स्प्रिंग आपकी वर्टिकल हो, दोनों एक ही केसेस होते हैं, फर्क नहीं पड़ता इस टाइम पीरियड के ऊपर, ये ऐसे चमके। फिर वो और कुछ देता है, वो कहता है आपसे कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इंक्लाइंड प्लेन पर स्प्रिंग लगा कर देते हैं, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन। वो आपसे कहे कि स्प्रिंग मैंने यहां लगा दी। फिर से देखो, स्प्रिंग टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है सिर्फ मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो जब तक मास और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, टाइम पीरियड सेम रहेगा, आप ऐसे भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता यार, टाइम पीरियड अब भी यही आएगा, इट्स 2π रूट ओवर m/k। इंक्लाइंड प्लेन छोड़ो, अगर वो कुछ ऐसे करके ना पुली कनेक्ट कर दे, पुली से यहाँ पर स्प्रिंग कनेक्ट कर दे और यहाँ मास अटैच कर दे, आपसे पूछे टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है कि पुली है कि इंक्लाइंड प्लेन है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, इट्स 2π रूट ओवर, दैट्स इट। अब देखो स्प्रिंग के केस में जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लाइक इसके बाद हम बहुत कुछ करेंगे जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ऐसी कई चीजें। तो जब हम वो सब डिस्कस करेंगे तो फिर मैं ये कुछ अननेसेसरी डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा जो एनसीईआरटी में डेरिवेशंस नहीं है और वो यूज भी नहीं होगी आपके जेई के क्वेश्चंस में, उन डेरिवेशन आफ्टरनून सर। करने वाला। गुड आफ्टरनून ऋषिक, बस ऋषिक अभी शुरू करा है स्प्रिंग का सिस्टम। लिखिए, सो वी आर डूइंग सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। जो लोग बाद में आए थे इसको नोट कर लो। आपको शो करना होगा कि कोई एक सिस्टम है, वो सिस्टम एसएचएम में है, एंड इफ दैट सिस्टम इज इन एसएचएम तो आपको उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। लिखिए, सर ये लास्ट क्लास जो सर ने ली थी उनका उसका उसके बाद कंटिन्यूशन है ना? हाँ उसका कंटिन्यूशन। ये जो टॉपिक है ना जो आज करना है, इसमें मुझे ज्यादा लिखना होगा आपका सॉल्व करने का काम कम होगा, क्योंकि वो हर न्यूमेरिकल अपने टाइप का एक ही होता है इसमें, एटलीस्ट आज वाले पोर्शन। सर मेरा कितनी देर का छूट गया है? 5 मिनट हार्डली, बस यही छूटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको लिख लीजिए। तो सिस्टम्स में फर्स्ट सिस्टम है स्प्रिंग का सिस्टम फिर हम और सिस्टम्स लेते चले जाएंगे। तो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल रखी हो या स्प्रिंग वर्टिकल रखी हो या स्प्रिंग इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो, टाइम पीरियड पर इफेक्ट नहीं पड़ता।
ये स्प्रिंग ऑलरेडी एक बार और हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तब सर हमने लॉस ग्रेविटी का डिफरेंस नहीं होगा दोनों में? किसमें किसका सर ग्रेविटी। नहीं, क्योंकि जो भी स्प्रिंग में एसएचएम होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स सिर्फ डिपेंड करती है स्प्रिंग कांस्टेंट पर, और आपने डिस्प्लेस कितना किया है। आपको वर्टिकल वाले में लग रहा होगा ना कि ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा। हाँ सर, मतलब फोर्स का। देखो, ग्रेविटी हमेशा एक्ट करेगा। देखो, अगर ये स्प्रिंग को पहले आपने छोड़ा, इसका डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा था जी, हाँ। इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आया, आपने स्ट्रेच किया ना इसे, mg वेट अभी एक्ट कर रहा है, आपने एक एक्सटेंशन दे दिया, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कुछ एफ रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो वेट पहले भी एक्ट कर रहा था, वेट स्ट्रेच करने के बाद भी एक्ट कर रहा है, तो वेट तो अफेक्ट नहीं कर रहा। जो भी ऊपर आएगा वो रीस्टोरिंग फोर्स एफ की वजह से आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। तो वेट होने ना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ठीक। आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, जब वेट था ना तब कुछ तो एक्सटेंशन आया होगा, लेट्स से दैट एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, और आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप लिख सकते हो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। ठीक ऋषिक, यहाँ तक क्लियर है? इनिशियली जब यस। आपने वेट अटैच किया था तो उस वेट की वजह से कुछ तो स्ट्रेच हुई होगी स्प्रिंग, लेट्स से दैट एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी। फिर आपने और उसे खींच दिया। अब जो टोटल एक्सटेंशन है दैट्स एक्स प्लस एक्स नॉट, तो अब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल बी के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी। तो देख रहे हो एम जी किसके इक्वल था इनिशियली, के एक्स नॉट के। दिख रहा है आपको, के एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट के एक्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स अब भी के एक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेट पहले भी एक्ट कर रहा था, वेट आपके स्ट्रेच करने के बाद भी एक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो मैटर नहीं करेगा कि हॉरिजॉन्टल है या स्प्रिंग वर्टिकल है। यहाँ तक नोट किया आप सब लोगों ने? उमर, सालिक, यशिका? मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया। यस उन्हीं एग्जाम्स की डेट्स आ गई एग्जैक्ट? सर मार्च में। 5 में? और और किसी का था फेब में? नोहा तुम्हारा तो हो गया? नो सर, कब से? द 4th Feb। 4th फेब। सर आप मेरा भी फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हो? हाँ, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 15 फेब के आसपास। चलो अच्छा है, मार्च है। सर 21st फेब से है मेरे। सर 21st। मेरे परसों फिजिक्स का पीरियोडिक, अच्छा, क्या सिलेबस है? सर थर्मल तक आ रहा है। सब हो चुका है आपका तो। हो गया। चलिए इसको मैं स्क्रॉल करूं फर्दर। सो एसएचएम का लास्ट चल रहा है, सो इस संडे विल फिनिश एसएचएम, और वेव्स छोटा टॉपिक है, एसएचएम की कंपेरेबल वेव्स बहुत छोटा है। और वेव्स में बहुत कुछ है जो डिलीट हो गया है, तो जो सिलेबस का पोर्शन है वो तो और पहले हो जाएगा। स्कूल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, लास्ट का रह गया था। ओके, यस सर। इसको भी लिख लिया। तो याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड है इट डिपेंड्स ओनली ऑन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। टाइम पीरियड डिपेंड्स only on mass and spring constant.
तो आपकी स्प्रिंग का जो भी टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ मास पर डिपेंड करेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। सर mg नहीं ना, सिर्फ m। सिर्फ मतलब सर जो मास। सर जो फोर्स है उसकी वजह से नहीं ना, जो अप्लाई कर रहा है वो ना ना mg की उसे वजह से। वो तो आपने जो फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया ना उसे, अब तो वो ऑसिलेट कर रहा है। अब जो भी हाँ। टाइम पीरियड होगा वो सिर्फ एम और के पर डिपेंड करेगा। तो इस पर मैटर नहीं करता वो कि आपने उसको कैसे रखा हुआ था स्प्रिंग को। एनसीईआरटी तो यहाँ खत्म हो जाती है स्प्रिंग में। लेकिन आपको तो बहुत कुछ करना है। आपको नेक्स्ट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जो मेजर टॉपिक है ना आपके पास जेई में, दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखो स्प्रिंग को कितनी तरह से कंबाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कुछ वैसा है जैसा आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किया। जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर किया था आपने, इसी तरह से आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कर। सो देखिए जैसे फर्स्ट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपने कई स्प्रिंग्स ली, फर्स्ट स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग, और इन स्प्रिंग से आपने एक मास अटैच, और कई स्प्रिंग्स हो सकती है, आप एन स्प्रिंग्स ले सकते हो। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और इससे मास हम अटैच कर। अगर आप इस स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं विद अ फोर्स, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K2, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K3। देखो स्प्रिंग का एज सच कोई मास नहीं होता, एज सच स्प्रिंग का कोई मास नहीं होता, स्प्रिंग्स आर मासलेस। तो अगर आपने स्प्रिंग को कुछ एफ फोर्स से पुल किया, तो ये फोर्स, अब यहाँ आपको सोचना है ना, आपको क्या लगता है इन तीनों स्प्रिंग्स पर सेम फोर्स एक्ट कर रही होगी या तीनों स्प्रिंग्स पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगी? स्प्रिंग्स आर मासलेस। सेम फोर। सेम फोर्स सबको ये लगता है, ये आप पुल कर रहे हो नहीं ना, सर। स्प्रिंग्स आर मासलेस सेम। तो जो फोर्स आपने अप्लाई करी है इस मास पर, उसी फोर्स, वही फोर्स K3 पर भी एक्ट करेगी, K2 पर भी एक्ट करेगी, K1 पर भी एक्ट करेगी। तो आप जितनी आप अप्लाइड फोर्स देते हो उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। तो सर यहाँ मैं इक्वल क्या होगा ये नहीं समझ आया। देखो आपने तो एफ फोर्स से खींचा ना इसे, ये जो हाँ फोर्स सर, है आप। लेकिन तो जैसे फर्स्ट वाली स्ट्रिंग ज्यादा होगी और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो लगेगा ना K2 पे। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने ये स्प्रिंग, आपने इस पर कुछ फोर्स एफ, इस स्प्रिंग को कुछ एफ फोर्स से आपने इसे पुल कर दिया। तो जब आप एफ फोर्स से पुल करोगे कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट था, इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हुई वो रीस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली उतनी थी जितनी आपने अप्लाइड फोर्स दी थी। अगर आप दो स्प्रिंग्स भी ले लो, जब आप इसे पुल करने पर आओगे तो दोनों पुल तो सेम फोर्स से होंगे ना। इसमें इसकी रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर अभी एक्ट तो नहीं करेगी, जब आप पुल कर रहे हो तो दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं, इसके अंदर इसकी अपनी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी, सेकेंड स्प्रिंग में इसकी अपनी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही होगी। जब आप फोर्स एफ अप्लाई करो तो दोनों पर अप्लाइड फोर्स तो सेम रहेगी। एक चीज और भी है, जब आप पुल करते हो तो यहाँ पर ये ना एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये जो एक्सटेंशन होगा ये डिपेंड करेगा आपने कितनी फोर्स अप्लाई करी है या कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्सटेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने आप को कुछ ऐसे सेट करते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट सेम रहे। अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में सोच रहे हैं, फोर्स आपने अप्लाई करी, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, तीनों में एक्सटेंशन अलग होगा, लेकिन जब आप उस स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन का प्रोडक्ट लेंगे देन दैट प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट, और वो प्रोडक्ट होगा आपकी अप्लाइड फोर्स। तो आप स्प्रिंग में कितनी भी सीरीज में कितनी भी स्प्रिंग कनेक्ट कर दीजिए, इफ दे आर मासलेस, तो जो आप फोर्स एफ अप्लाई करोगे एक स्प्रिंग पर, वो सेम फोर्स अप्लाई होगी सारी स्प्रिंग्स की। तो आप लिख सकते हो इन सीरीज सेम अप्लाइड फोर्स और आप कह सकते हो सेम रीस्टोरिंग फोर्स
acts on all strings. तो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स भी सेम होगी, सेम अप्लाइड फोर्स एक्ट कर रही होगी, सेम रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी, बट सब में एक्सटेंशंस डिफरेंट होंगे। अगर हम सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग लेते तो सेम होता है। एक्सटेंशन भी सेम होता है। अब सर लेकिन जब मेरे को कभी डाउट था कि सर इक्वल फोर्स इसलिए नहीं होगा सर, जब हम पुल करेंगे शुरू में तो सिर्फ सर फर्स्ट वाली स्ट्रेच होगी ना स्प्रिंग। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ फर्स्ट वाली की होगी। आपने जो फोर्स अप्लाई करी है ना, वो फोर्स पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगी। देखो, अगर उस फोर्स का इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचता ऋषिक, तो ये देखो यहाँ पर ये स्प्रिंग यहाँ अटैच है ना, ये यस यहाँ सर। पर फिक्स्ड है। अगर आपने इसे पुल किया तो इफेक्ट तो यहाँ तक पहुंचा होगा, तभी तो ये वाली स्प्रिंग इंडेफिनेटली आगे तक मूव नहीं करे। आपने जैसे यहाँ फोर्स अप्लाई करी, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी आगे तक पहुंच जाएगी। इस सपोर्ट की वजह से ये फिक्स रहेगी। अगर ये सपोर्ट ना होती और आप फोर्स अप्लाई करते तो ये पूरा का पूरा आगे खींच के चला जाता। तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उसका इफेक्ट इस पूरे सिस्टम तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है पूरा इफेक्ट। अब कितना इफेक्ट किस में जा रहा है वो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। जो जितनी ज्यादा आपकी स्टिफ स्प्रिंग होगी उसके अंदर एक्सटेंशन उतना ही कम होगा। दिस इज लाइक टेंशन, ये सब मासलेस है। तो आप कह सकते हो सबके अंदर से आपने कई स्ट्रिंग ले ली, कनेक्ट कर दिया आपने। अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे तो आपकी फोर्स की वजह से सारी स्ट्रिंग्स में टेंशन डेवलप होती है। लेकिन वो इक्वल नहीं होता ना। अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन तो सेम डेवलप होगी ना। अगर आपने एक स्ट्रिंग ले ली, बड़ी सी हाँ स्ट्रिंग सर है, सेम, सर टू सेम बॉडीज के बीच में सेम स्ट्रिंग है तो सेम रहेगा। टेंशन सेम डेवलप होगी। तो जैसे आप टेंशन कहते हैं, इस स्प्रिंग जो मासलेस है इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो रीस्टोरिंग फोर्स भी टेंशन की तरह है। जैसे एक मासलेस स्ट्रिंग के हर पार्ट में सेम टेंशन डेवलप होती है, ऐसे ही मासलेस स्प्रिंग में सेम रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी अगर आप सिर्फ एक अप्लाइड फोर्स दे रहे हो। तो इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं होगा, इसका इफेक्ट आगे तक जाएगा। इस चीज को ना मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए ऋषिक मेरे पास बस एक ही चीज होती है, वो ये कि मैं आपको ये दिखा दूं कि k इंटू एक्स जो होगा दैट इज एफ। आपकी फोर्स कांस्टेंट है सबके लिए। क्या सारी स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन सेम होगा, या जिसमें इसकी स्टिफनेस सबसे ज्यादा है उसमें एक्सटेंशन सबसे कम आएगा? सर जिसमें सबसे इसमें ज्यादा स्टिफनेस ज्यादा है। स्टिफनेस वाला। तो जितना k ज्यादा होगा x उतना ही कम आएगा, सो दैट दिस k इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट। तीनों के अंदर सेम फोर्सेस रहेंगे बट एक्सटेंशन वुड बी डिफरेंट। मतलब अगर मेरे दिमाग में कोई और तरीका आया जैसे मैं तुम्हें समझा पाऊँ, आया ना हो, आप अब भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं दोबारा से उस टॉपिक पर आकर बता, ठीक है? बट ये यस यस। कांस्टेंट है एंड k एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पर जो जितनी ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगी उसमें एक्सटेंशन उतना ही कम है। एंड दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। अगर आप एक्सपेरिमेंटली, मैं दिखा नहीं सकता, मेरे पास कोई एनिमेशन मिलती है मुझे तो मैं दिखाता हूँ। अगर आप इस वाले पर भी फोर्स अप्लाई करोगे ना तो स्ट्रेच सारा होता है, स्ट्रेच पूरा सिस्टम होगा क्योंकि फोर्स पूरे में ट्रांसफर होगी। एनीवेज, आपका टास्क ये होता है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो आपसे कहेगा एक काम करो, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर दो। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आप सारी हटाइए और आप एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट कर दीजिए। इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को आप के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका है 1/k इक्विवेलेंट जो होगा दैट्स 1/k1 plus 1/k2, it's up to 1/k if springs are in series। तो आप सारी springs को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इसके डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो देखो, इन सारी स्प्रिंग्स के अंदर फोर्स तो सेम रहेगी, एक्सटेंशन अलग होगा। तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा दैट्स एक्सटेंशन इज पहले का एक्सटेंशन, टोटल जो एक्सटेंशन होगा दूसरे का एक्सटेंशन प्लस nth का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को आप लिख सकते हो f/k इक्वलेंट। ये टोटल का था। फर्स्ट में जो एक्सटेंशन होगा दैट्स f/k1, सेकेंड में होगा f/k2 और लास्ट में जाएगा f/kn।
So F will cancel out from all the sides. 1 by K equivalent is 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K. This is for the series combination. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है कि स्प्रिंग्स आपकी हॉरिजॉन्टली रखी है या आपकी जो स्प्रिंग्स हैं वो वर्टिकली रखी है। अगर ऐसे भी हैं आपकी स्प्रिंग्स तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तीनों में सेम फोर्स जाएगी, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक 1 by K equivalent will be 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by Kn. इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में वो सेम होगा। सेम एक्सटेंशन और compression in each spring. हर स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा या हर स्ट्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन सेम होगा। दैट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि आपने कई स्प्रिंग्स कनेक्ट कर दी और इन सारी स्प्रिंग से आपने एक मास अटैच किया। दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज Kn। जब आप इसे पुल करोगे तो सारी स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन सेम डेवलप होगा। ये भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। एक स्प्रिंग लिया आपने, एक और स्प्रिंग लिया आपने, एक और स्प्रिंग लिया आपने और इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज Kn। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऐसे करते हो, एक स्प्रिंग लिया आपने, इससे एक मास अटैच किया और ऐसे ही आपने एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर दी। दिस इज K1, दिस इज M, दिस इज K2। यहाँ भी आप M को अगर राइट में शिफ्ट करोगे, जितना एक्सटेंशन फर्स्ट स्प्रिंग में होगा उतना ही कंप्रेशन सेकेंड स्प्रिंग में होगा। तो ये सब जो एग्जांपल्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर स्प्रिंग्स पैरेलल में तो आपका जो K इक्विवेलेंट होगा, दैट K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2 अप टू K। पैरेलल में कैलकुलेट करना आसान होता है। अगर कोई इसकी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ फोर्स सेम नहीं होगी, सारी स्प्रिंग्स की रीस्टोरिंग फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी, F1 प्लस F2 अप टू F। सब में एक्सटेंशन सेम है तो आप लिख सकते हो K इक्वल इंटू एक्स, इट्स K1 इंटू एक्स, K2 इंटू एक्स, Kn इंटू एक्स। So x will gets cancelled out. Your K equivalent will be K1 plus K2 plus K. So this is the parallel combination also. अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कई बार वो ऐसे ना मल्टीपल स्प्रिंग कनेक्ट करके देता है। वो कहता है अच्छा ये है एक स्प्रिंग और उसके साथ एक स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड है और उसके साथ एक स्प्रिंग यहाँ कनेक्टेड है एंड लेट्स से उसके साथ एक स्प्रिंग ये कनेक्टेड है और यहाँ मास कनेक्टेड है। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट K। वो आपसे कहता है कैलकुलेट। लास्ट ईयर रजिस्टर्स की तरह। बिल्कुल रजिस्टर्स की तरह K इक्विवेलेंट और सेकंड वो आपसे कहेगा टाइम पीरियड। ये सब स्कूल एग्जाम्स में आने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। सो देखो मुझे कौन बताएगा, सालिक बताएगा। सालिक मुझे बताओ कौन कौन सी स्प्रिंग सीरीज में है और कौन सी पैरेलल। मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसे स्प्रिंग 1 कह देता हूँ, इसे स्प्रिंग 2 कह देता हूँ, इसे स्प्रिंग 3 कह देता हूँ, इसे स्प्रिंग 4 कह देता हूँ। कौन कौन सी स्प्रिंग सीरीज में और कौन सी पैरेलल में। सालिक 1 2 3 जो पैरेलल है। 1 2 3 पैरेलल में मतलब अच्छा। अक्षत मुझे बताओगे कौन कौन सी सीरीज है और कौन कौन सी पैरेलल है। सर 1 और 2 सीरीज में है
और 3 और 4 पैरेलल। नहीं है। हाँ, 1 and 2 सीरीज में है, राइट, सही बता रहा है एक्चुअली। देखो 1 और सर 2 सीरीज में, 1 और 2 सीरीज में तो फिर उसको एक मानेंगे, फिर उसका बिल्कुल पैरेलल करेंगे ना बाद में, वन फिर राइट। इनको एक बना के मैंने भाई ऐसे 1 करना है। 2 एक साथ बोल दिया था। अच्छा, 1 और 2 सीरीज में, पहले तो आप 1 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लीजिए। इसको मैं लिख देता हूँ 1K12। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रजिस्टर्स को करते हैं ना कई स्टेप्स में, ऐसे ही ये कई स्टेप्स में होगा। 1/K + 1/K, इट्स 2/K। सो यहाँ पर K12 आ जाएगा, इट्स K। इसके बाद K12 और K पैरेलल में, ये पूरा कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल में आप लिख सकते हो 12 K12 एंड K3 इन पैरेलल। तो आप इनको कंबाइन करके एक सिंगल बना दो, तो K1 2 3 लिख दीजिए। पैरेलल में यही होगा K12 + K3। सो यस, इट्स K/2 + K, so it's 1.5K। दैट्स K123। K123 के बाद K123 और K पूरा सीरीज में आप लिख सकते हैं K123 एंड K4 इन सीरीज। मीन्स ये पूरा कॉम्बिनेशन और उसके साथ ये सीरीज में। तो फिर से आप लिख दो 1/K इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच इज 1/K123 + 1/K4। तो K123 कितना है? 1.5K। इट्स 1/1.5K + 1/K। तो आप लिख सकते हो कि 1/K इक्विवेलेंट जो होगा, आपने 1.5K एलसीएम ले लिया, सो इट्स 1 + 1.5, इट्स 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5K। सो आप यहाँ लिख सकते हो कि आपका जो K इक्विवेलेंट होगा 0.6K। so yours K equivalent is 1.5K divided by 2.5K। सो ये 5 से कैंसिल कर दें, 3/5 आ जाएगा, विच इज 0.6। डिनोमिनेटर में K नहीं है, राइट। दिस K equivalent is 0.6K। सो यू हैव K equivalent also। K equivalent आ गया, आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो। टाइम पीरियड होगा 2π√m/K equivalent। So it's 2π√m/0.6K। सो ये इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पर दे देगा। टफ क्वेश्चंस वो होंगे जहां कुछ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले इतना लिख लो, फिर देखते हैं और टाइप के क्वेश्चंस इस पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। लिखते जाइए और मुझे सर मैं कह रहा हूँ अगर हमें स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है, मतलब ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े किसी चीज को करने के लिए, तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में? ये जो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये कहीं से भी आपको ये नहीं बताता है कि स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रहा है या वीक सिस्टम बना रहा है। ये बताता है कि रीस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप होगी। अगर आप एसएचएम में इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो आप ऐसे फ्रेम करोगे कि इन स्प्रिंग्स को कंबाइन कर आप जो सिस्टम बनाओगे उस किस तरह से कंबाइन करें कि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा डेवलप। ये एसएचएम बता सकता है। एसएचएम ये नहीं बता सकता कि कहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा। वो पूछने के लिए आपको सॉलिड्स पे जाना पड़ेगा। वहां आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो कनेक्ट करी हुई है स्प्रिंग्स, उनका यंग्स मॉडुलस कैसा है मटेरियल, उस सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है, वहां से आप डिसाइड करोगे कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, ये आपको ये बता पाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स कितनी ज्यादा डेवलप होगी, टाइम पीरियड कितना कम होगा या ज्यादा होगा, वो आपको ये एसएचएम बता सकता है। एसएचएम स्ट्रेंथ नहीं बता सकता। स्ट्रेंथ के लिए आपको सॉलिड्स पे जाना पड़ेगा। ओके सर आज इससे पहले भी कुछ लिखवाया है? हाँ, थोड़ा सा। सर क्योंकि आज कुछ ज्यादा नेटवर्क इशू है मेरे साइड से, बार बार आने जाना हो रहा है मेरा तो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट यहाँ से शुरू किया, स्क्रीनशॉट। यस सर, लिया नहीं था अभी,
अच्छा, सही हो गया। हो गया। यस सर। सर एक ग्राफ शायद ऊपर और मतलब ये जो ट्रायंगल शेप वाला। इंक्लाइंड प्लेन है, ट्रायंगल शेप। यस सर हो गया ये। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सर एक टाइम पीरियड वाली लाइन भी आई। अच्छा, आ गया? यस सर। चलो भाई लिखना शुरू करो। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। जी लिख लिया आपने? नोट किया सबने? स्क्रॉल करूं इसको? नहीं। यस सर। हाँ जी दिव्यांशु, लिखा आपने? यस। चलिए। सर तो पैरेलल में ज्यादा के इक्विवेलेंट होगा ना? के इक्वलेंट पैरेलल में ज्यादा हो, सीरीज में कम होगा। सो के इक्वलेंट ज्यादा होने का मतलब है ओवरऑल जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो पैरेलल में ज्यादा डेवलप होगी, सीरीज में कम होगी। रेजिस्टर्स से बिल्कुल उल्टा है। सर और टाइम पीरियड भी पैरेलल का कम होगा? हम्म, कम क्यों होगा? 2 पाई रूट ओवर, अच्छा एम बाई के है ना? हाँ कम। तो ना रीस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा है तो जल्दी से ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा ना। ऑसिलेशन जल्दी बेसिकली। कंप्लीट कर रहा है तो कम हो जाएगा टाइम पीरियड। सर एक बार थोड़ा ऊपर
सर और ऊपर सर 12th में पहले ऑप्टिक्स है या इलेक्ट्रिसिटी है पहले? इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट बुक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डन सर। 12th का मेजर सिलेबस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। सेकंड बुक में तो फिर वो सब कहानी शुरू हो जाती है जो आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर। डन सर। 11th में फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों में बहुत डेटा है पढ़ने के लिए, लेकिन 12th में सेकंड बुक में कुछ नहीं बचता, जो कुछ भी है वो सब फर्स्ट। सेकंड बुक में सिर्फ ऑप्टिक्स है। हो गया है ना। इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना एक कॉन्सेप्ट और आता है, एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये भी आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। ऑसिलेशन ऑफ ऑल्दो एनसीईआरटी ने लास्ट में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, बट इसकी डेरिवेशन ये सब थ्योरी में डिस्कस नहीं। ऑसिलेशन ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सो टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब होता है कि एक स्प्रिंग से आपने दो पार्टिकल्स कनेक्ट कर दिए। एक मास ये लिया आपने, मास है स्प्रिंग ली, और स्प्रिंग से एक और मास आपने M2 कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम जो टू पार्टिकल सिस्टम। इस टू पार्टिकल सिस्टम को सॉल्व करने का सबसे आसान जो तरीका होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास आप इन दोनों मासेस को हटाकर एक सिंगल मास सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जब भी आपको टू पार्टिकल सिस्टम, इसके बहुत एग्जांपल्स आएंगे, ये एक कार होगी, एक बॉडी होगी, उसे कनेक्ट कर देगा, कई एग्जांपल्स होंगे। तो जहां आपको लगे कि ओके एक स्प्रिंग से उसने दो मासेस कनेक्ट किए हुए, ये आपके सिस्टम में दो मासेस दिए हुए, तो आप रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करो। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, आप रिड्यूस मास को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स m1 m2 over m1 plus m2, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों मासेस को हटा दो और इस सिस्टम में वैसा दिखेगा कि एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से आपने एक रिड्यूस्ड मास कनेक्ट किया। स्प्रिंग से आपने एक रिड्यूस्ड मास म्यू कनेक्ट किया होगा। तो यहाँ जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट ओवर k बाय m होता था, उसकी जगह k बाय म्यू होगा। देखो रिड्यूस्ड मास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊं। मास तो मैं समझा सकता हूं आपको, बट रिड्यूस्ड मास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। रिड्यूस्ड मास क्या है, जब हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, डिराइव करते हैं पूरा एक्सप्रेशन यूजिंग दिस इक्वेशन, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो जहां मास आना चाहिए ना, वहां मास की जगह ये टर्म आने लगता
होती है. So we call this term as reduced mass. That's it. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर डेरिवेशन, अगर आप सिर्फ इतना याद रखो कि जहां जहां आपको दो मासेस का सिस्टम दिया हुआ है, आप उन मासेस को हटाकर रिड्यूस मास से रिप्लेस कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएगी. देखो जैसे इसी पर एक एग्जाम्पल ये भी आता है, वो कहता है कि ऐसा दिया हुआ है, जैसे आपको एक कार्ड दी हुई है, ये कार्ड कनेक्टेड है, कार्ड का मास है कैपिटल एम, एक स्प्रिंग ली और इसको आपने स्मॉल एम पर कनेक्ट कर दिया. इट सीम्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, लेकिन अगेन वन स्प्रिंग एंड टू मासेस व्हिच आर कनेक्टेड, स्मॉल एम और कैपिटल एम स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, पूरी कार्ड का मास है. कहता है स्प्रिंग को आपने रिलीज कर दिया, बताओ टाइम पीरियड क्या. So again, दो masses हैं, use the concept of reduced mass. Reduced mass will be small m by capital M by small m plus capital M. तो आप यहाँ से टाइम पीरियड ले सकते हैं. टाइम पीरियड will be 2 by root over k by reduced mass. सर हम इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकते सॉल्व? नहीं, इसको करने का फिर एक तरीका, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, अच्छा, वो टाइम कंज्यूमिंग है. एक और देखो, इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और रिड्यूस्ड मास दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज करने पड़ जाएंगे. जैसे ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसने ऐसा आपको ग्रूव दिया हुआ है सर्कुलर सा, और इसके अंदर दो मासेस कनेक्ट कर दिए, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है. तो ये है क्या, मतलब समझा नहीं. इसको आपने दो स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, एक स्प्रिंग k1 है और एक स्प्रिंग k2 है. ये आप ऐसे समझ लो जैसे टायर होता है, टायर में किसी तरह से आपने दो मासेस रख दिए, ये जो रिम होती है उस रिम के अराउंड, और रिम के अराउंड आपने ये स्प्रिंग कनेक्ट कर, टायर के रिम के. तो अब ये मास गिर तो नहीं सकते, ये दोनों मासेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है. और आपसे कहता है ओके इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट. समझ आ रहा है? जैसे टायर होता है, साइकिल का टायर, बाइक का टायर ले लो, उस टायर के ऊपर आपने दो मासेस रखे और उसको दो स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया. एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट k2. आपसे कहता है यार एक काम करो, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिखाओ, टाइम पीरियड क्या हो. तो देखो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पहले ही बताइए, आप दोनों मासेस को रिप्लेस करोगे रिड्यूस्ड मास सर से. अगर जो आप बता रहे हैं अगर इसको मैं करूंगा प्रैक्टिकल तो ये तो टायर ही फट जाएगा. मैं रिम के ऊपर रखने को कह रहा हूँ. अच्छा, रिम के ऊपर, आपने मुझे लगा टायर हटाया टायर है, के वो अंदर डालने को कह स्टील का रहे हैं. टायर है, स्टील के रिम के ऊपर आपने दोनों मासेस रख दिए और उसे स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया. आप एक बार इसे यहाँ से पुल कर कर छोड़ दोगे तो ये हमेशा ऑसिलेट करता रहे. और K1 और K2 फिर उसमें हो जाएंगे पैरेलल में. राइट. तो रिड्यूस्ड मास पहले आप लो m1 m2 by m1 plus m2, फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लो, ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल, दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल. तो आप लिख सकते हो कि ये जो k इक्विवेलेंट होगा, ये k इक्विवेलेंट है k1 प्लस k2, पैरेलल में कनेक्टेड है. जितना फर्स्ट स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा उतना ही सेकंड स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा. तो आप लिख सकते हो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, इट्स 2 पाई रूट ओवर म्यू k बाय m होता है ना, k बाय k इक्विवेलेंट बाय. अगर आप इसमें रिड्यूस मास यूज कर रहे हो तो आसान है, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब इन प्रॉब्लम्स में आ जाता है. चलिए इसको भी लिख लीजिए, फिर कुछ और सिस्टम डिस्कस करते हैं. सो स्प्रिंग आप देखोगे तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में भरी पड़ी है. स्प्रिंग के सिस्टम में कहीं दो मासेस कनेक्ट कर देगा. फिर ये मोर देन 2 के लिए कैसे म्यू कैलकुलेट करेंगे अगर मोर देन 2 कनेक्ट है? मोर देन टू, देखो एक स्प्रिंग से मोर देन टू कनेक्ट नहीं कर सकता, या तो यहाँ कनेक्ट करेगा m3 है ना, तो m2 प्लस m3 विल बी अ सिंगल मास, इट्स m2 प्लस m3. तो जब आप रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लोगे तो होंगे दो मासेस, एक स्प्रिंग से दो मासेस कनेक्ट होंगे. ये हो सकता है कि यहाँ से एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर दे वो आपको, जैसे और यहाँ पर एक मास तीसरा, तो आप इन दोनों को हटाकर पहले एक सिंगल मास लोगे, फिर फिर जो इन दोनों सिंगल के मास बीच आएगा में. फिर उसको लो.
तो सर फिर हम उस रिड्यूस मास से फिर से रिड्यूस मास फिर निकालने वाले रिड्यूस मास लेंगे। ओके। और सर फिर वो जो दो स्प्रिंग्स आएंगी वो किस में होंगी, वो पैरेलल में? सीरीज देखो, एंड टू एंड कनेक्शन। अच्छा ठीक है। सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के एंड में क्या लिखा हुआ है? ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इतना नोट कर लो तो बताओ मुझे, फिर अब करते हैं। सर हो गए क्या? हो गया। हो गया। देखिए, ये स्प्रिंग के ऊपर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखेंगे। आपको जो भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दिखेंगी उन्हें आप इनमें से किसी एक में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्प्रिंग के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आता है, अब रैंडम सिस्टम्स देगा आपको। स्प्रिंग में प्रूफ करना आसान होता है कि स्प्रिंग एसएचएम में, बट स्प्रिंग में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत होती है। ये सारी वैरायटीज थी स्प्रिंग के अंदर। अब जो कुछ भी आएगा उसमें हर सिस्टम अपनी तरह का एक सिस्टम, तो उसमें कोई वैरायटी नहीं होगी। जैसे आपसे कहता है कि ओके, शो दैट oscillation of ball in a tunnel through center of earth is SHM। ये एक बॉल है, उसे आप एक टनल से पास कर रहे हैं और वो टनल अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। उस टनल में आपको शो करना है कि बॉल का जो मोशन होगा, दैट मोशन विल बी SHM। तो आपने ये अर्थ मान लिया, स्फेरिकल अर्थ है। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ।
इस सेंटर ऑफ हाँ, अर्थ से आपने एक टनल बना दी, ऐसी एक टनल है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको यहाँ से आपने ये इसको हटा दो यहाँ से, या आपने एक टनल बना दी। मीन्स नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक एक टनल जा रही है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहता है कि यहाँ अगर मैंने एक बॉल को रिलीज कर दिया, तो पहले तो ये बताओ कि बॉल का मोशन एसएचएम होगा। नो नो, नॉट जी विल बी के सी। पहले देखते हैं कि एसएचएम होगा या नहीं, पहले तो ऑसिलेशन डिस्कस करते हैं। आप में से कोई एक एक्सप्लेन कर दो कि ये मोशन ऑसिलेटरी होगा कि ऑसिलेट करेगा। ये काम कौन करेगा? ये जिसने भी ग्रेविटेशन पढ़ा है ना जरा सा भी, वो उसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। किस पे चलते हैं? आरुषि, बच्चे आप ट्राई करोगे? सर एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। आपने अर्थ के सेंटर से एक टनल ली हुई, उस टनल में आपने एक मास छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर दो कि ये मास ऑसिलेट करेगा अबाउट द सेंटर। ऐसा नहीं होगा कि मास यहां से बाहर निकल जाए, कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर। ये कोई कंसेप्चुअली एक्सप्लेन कर सकता है? आरुषि, आप ट्राई करेंगे? चलिए, आरुषि ट्राई नहीं करेगी, दिव्यांशु वॉलंटियर कर रहा है। हाँ दिव्यांशु बताओ, कैसे प्रूफ करोगे कि ऑसिलेट करेगा? सर ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे लगती है, तो जब हम टनल लगाएंगे तो जब नॉर्थ पोल से अगर हम छोड़ेंगे तो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होके नीचे जाएगा। उसके बाद जब वो क्योंकि सर टनल है तो वो नीचे चला जाएगा, फिर जैसे वो सर साउथ पोल तक पहुंचेगा तो वापस उस पर उल्टी तरफ ग्रेविटी लगेगी अर्थ के सेंटर के पास, तो ऑक्सीलेट करेगा। राइट, वेरी गुड। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, वेट कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही आपने रिलीज किया तो वेट एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर तक आएगा। सेंटर पर जैसे ही मास पहुंचेगा ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। लेकिन ये इतना मोमेंटम गेन कर चुका होगा कि अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग। दिस इज द मीन पोजीशन। जैसे स्प्रिंग के सिस्टम की मीन पोजीशन होती है, ये आपके मास की मीन पोजीशन है। ये अपनी मीन पोजीशन को ओवरशूट कर कर यहां पहुंचेगा। जैसे ही सेंटर को ओवरशूट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट ऊपर एक्ट करने लगेगा। वेट एक्ट करता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, और फिर ये सेंटर पर आएगा, वेट जीरो हो जाएगा, बट इतना मोमेंटम गेन कर चुका होगा कि ऊपर चला जाएगा, फिर वेट इसको नीचे ले जाएगा एंड कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। तो जो मोशन होगा, मोशन इज ऑसिलेटरी। मोशन इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। वेट हमेशा एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। वेट हमेशा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होगा। अब इशू ये आता है कि आप कैसे प्रूव करोगे दैट दिस इज एसएचएम। तो देखो, ये मीन पोजीशन है, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है? वेट विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स। वेट रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस ऑफ एम जी प्राइम। अब देखो, जी प्राइम का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिखते हैं सरफेस पर। ये ग्रेविटेशन आप लोगों ने जब करा था तो आपने पढ़ा होगा, जैसे ही आप सरफेस से अंदर जाओगे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप जैसे ही अंदर गए, सेंटर से सेपरेशन लेट्स से y है, यहाँ g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सरफेस पर g रहती है, अंदर जाओगे डिक्रीज हो जाएगी। तो g इंटीग्रेशन से करेंगे। ना ना ना, इट्स कांस्टेंट। g प्राइम, देखते हैं इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। g प्राइम इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at separation y from the center। और ये अब मैं इसके बाद का जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली ग्रेविटेशन से ले रहा हूं। अगर सेंटर पर है बॉडी, सेंटर से मींस अगर सरफेस से कुछ अंदर जा रही है, तो जी प्राइम होता है जी
y by r, where y is separation from the center. G prime is gy by r, where y is separation from the center. Y is the separation from center. Centers से जो separation है, that separation is y. तो आप कर क्या सकते हो? That's equation number 1. This is equation number 2. You can substitute 2 in 1. So when you substitute 2 in 1, your restoring force will be its minus of m g prime. G prime is gy by r. तो ये आपकी restoring force हो गई. Restoring force is minus of mg by r into y. This is restoring force minus mg by r by. अब देखो ये जो mg by r है, ये during oscillation change नहीं होता. This is a constant. ये during oscillation ना m change होगा, g is the value 9.8, ये change नहीं होगा. Capital R is radius of earth, ये change नहीं. सिर्फ सेपरेशन चेंज होगा. Y change होगा. तो आप लिख सकते हो that F is equal to minus of ky. SHM की इक्वेशन आ गई. तो ये प्रूफ हो गया कि SHM है. इंस्टेड ऑफ K आपको क्या मिल रहा है? इंस्टेड ऑफ K यू आर हैविंग mg by r. K को आप कहते हो K is your spring factor. सर Yes. वो ग्रेविटेशन वाले इक्वेशन कैसा है? कौन सा? ये वाला? ये यस सर. ये आपने ग्रेविटी में जब करते हो ना, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, आप ये लिखते हो कि ये अर्थ की सरफेस है, आप उस अर्थ की सरफेस से कुछ डी डेप्थ में गए यहाँ पर. तो यहाँ पर जी प्राइम होता है, जी प्राइम इज जी 1 माइनस डी बाय आर. ठीक है, ये डी है डेप्थ सरफेस ऑफ अर्थ से, तो ये आ जाता है जी इट्स आर माइनस डी बाय आर. डी सरफेस से था, तो सेंटर से जो सेपरेशन होगा उसे अगर मैं y कह दूं, और टोटल सेंटर से सरफेस तक रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो इस r माइनस डी को आप क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं. सो दिस विल बी gy बाय. ओके, ये याद है ये वाला वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ? यस सर. बस ये मैंने वही यूज किया. सो ये k आ गया विच इज mg बाय r. अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड. तो जब आप टाइम पीरियड यूज करोगे, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर m by k. So it's 2 pi, it's root over m, और k की आप वैल्यू रख दो, it's mg by r. ये कैंसिल हो गया. So this is the time period. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है that is 2 pi root over r by g. This is time period of oscillation. अब यहाँ अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रखना शुरू कर दो, लाइक आप सब्स्टिट्यूट कर दो r की वैल्यू. भाई r कितना होता है? रेडियस की वैल्यू क्या होगी? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? अरे रेडियस ऑफ अर्थ याद है किसी को? सर 6400 मीटर. 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. G, acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. तो जब आप ये सारा सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दोगे, then it's 2 pi root over r by g. R is 6.4 into 10 raised to the power 6 divided by g, which is 9.8. इतने सेकेंड्स का टाइम पीरियड. ये कुछ 84 मिनट्स के आसपास आ जाता है, मुझे नंबर याद है, ये 84 मिनट के आसपास कुछ मिलेगा. This is around some 84 minutes. This is around some 84 minute. तो ये है टाइम पीरियड जो कुछ 84 मिनट्स के आसपास आता है. तो जैसे ही आपने किसी मास को अर्थ के सेंटर, अर्थ की सरफेस से रिलीज किया थ्रू अ टनल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये मास ऑसिलेट करेगा अब आउट इट सेंटर. और जो टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का, दैट टाइम पीरियड इज 84 मिनट्स.
मिनट्स, अराउंड 84 मिनट्स, मुझे ढंग से याद नहीं, 82.4 होता है, 84 अराउंड कुछ ये नंबर आता है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी में ना एक पॉइंट और ऐड होता है जो आपका होमवर्क होगा, वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी देता है, कहता है अच्छा सेंटर से पास नहीं हो रही टनल, सेंटर है ना यहां से पास नहीं हो रही, ऐसे जा रही है टनल, इस टनल में बताओ क्या ये एसएचएम में होगा, और एसएचएम में होगा तो टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे देता है, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन through a tunnel passing as chord from center। कॉर्ड, इसको कॉर्ड ही कहेंगे ना, हाँ, डायमीटर तो है नहीं, ये कॉर्ड है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे कि ये कैसे आपको वर्कआउट करना है। इट्स 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर आर डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद दो और सिस्टम है जो बहुत कॉमन है, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, वो सिस्टम डिस्कस करता है। सो अब से एसएचएम में ना देखो, ये वाला जो पोर्शन है एसएचएम का, ये फिजिक्स में कहीं से भी रिलेट हो जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि इसको ग्रेविटेशन से कनेक्ट कर दिया, आप कोई भी बुक उठाओगे ना उसमें ग्रेविटेशन के साथ ये क्वेश्चन कनेक्ट करके दे देता है, पर उस टाइम पर नहीं कराता क्योंकि एसएचएम नहीं करा तो मेरे लिए कराना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही अब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे एसएचएम प्लस फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेट कर एसएचएम के क्वेश्चंस बनाएगा। फिर आपको मिलेगा एसएचएम प्लस थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में जो आपने पढ़ा था उससे एसएचएम से कनेक्ट कर देता है, सॉलिड से बेसिक, थर्मोडायनामिक्स नहीं, वो बल्क मॉडुलस सॉलिड वाले पार्ट से। 12th में आप आओगे तो आपको दिखेगा एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एसएचएम प्लस मैग्नेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। सब में सिर्फ यही काम करना होता है, पहले आपको खुद को कन्विंस करना होता है कि सिस्टम ऑसिलेट करेगा, और एक बार जब आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ओके ऑसिलेट कर रहा है, तो फिर आप प्रूव करते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ के एक्स या माइनस ऑफ के वाई आती है नहीं आती। एक बार आना शुरू हो जाए तो एटमी सिस्टम एसएचएम में, के मिल गया, टाइम पीरियड आ गया। सर कॉर्ड वाले एग्जाम्पल में तो हर टाइम पे चेंज होगा ना डायरेक्शन? ना देखो, एक तुम्हें कॉम्पोनेंट लेना होगा टुवर्ड्स द सेंटर, वो देखना है तुम्हें वो कॉम्पोनेंट फिक्स रहता है या नहीं रहता। ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी ना, तो तुम्हें ग्रेविटी का एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ साइन थीटा कर कॉम्पोनेंट आएगा। ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर होगी, तुम्हें अलोंग द टनल लेना होगा कॉम्पोनेंट, देखना वो टनल के सेंटर से के एक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है नहीं। सर 84 मिनट्स के बाद क्या होगा? 84 मिनट्स का एक टाइम पीरियड है, मींस एक ऑसिलेशन में फिर दोबारा ऑसिलेट करेगा, इट्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग। आपने जहां से फेंका 84 मिनट्स के बाद दोबारा उसी जगह आ जाएगा, फिर 84 मिनट्स के बाद दोबारा उसी जगह, इट्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग। ठीक है सर।
सो उनीब यहाँ पर कौन सी फोर्स थी जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही थी? सर वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी। बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है हर केस में कि कौन सी फोर्स है विच इज एक्टिंग एज द रीस्टोरिंग फोर्स। हो गया था? यस सर थीटा भी तो लेकिन वेरी करेगा ना कॉर्ड वाले में। हाँ, बट जब तुम साइन थीटा लोगे ना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट हाइपोटेनस वुड बी रेडियस हमेशा। और जब आप साइन थीटा की वैल्यू लेंगे तो एक जो वेरिएबल बचेगा ना, दैट विल बी एक्स। ये है ना, ये दिया है, ये यहाँ से कॉर्ड पास हो रही है, चलिए आपका वेट यहाँ एक्ट कर रहा होगा ना, एम जी प्राइम से। आप इस एंगल को थीटा मान लो यहाँ पर, या आप इस एंगल को थीटा मान लो, तो यहाँ एम जी प्राइम का एक कॉम्पोनेंट एक्ट कर रहा होगा, एम जी प्राइम साइन थीटा। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो यहाँ भी ना थीटा तो वेरिएबल होगा, बट थीटा को आपको वेरिएबल y की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। बस इतना हिंट काफी होना चाहिए। इसको आपको वेरिएबल y की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। थीटा तो होगा वेरिएबल। जैसे यहाँ भी आपका y कांस्टेंट तो नहीं है ना, y वेरी करेगा, तभी तो एसएचएम है। जब आपका मास जैसे जैसे नीचे जाएगा y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर y की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी, फिर जीरो होगा। ऐसे ही आपको दिखेगा दैट योर थीटा इज वेरिएबल, बट आपको उस थीटा को इन टर्म्स ऑफ, ये अगर आपने ले लिया सेंटर इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, इसको आपने y कह दिया, तो इसको किसी तरह से इस y की टर्म्स में कन्वर्ट कर, तब आएगा। कहाँ तक लिखा था? यहाँ तक लिख लिया ना आप लोगों ने? इसको लिख लिया। एक दिन ट्राई करो ऋषिक, नहीं होता तो फिर मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इतने हिंट के बाद हो जाता है। ग्रेविटी सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, ये तुम्हारा सिस्टम का सेंटर है। फेट का कंपोनेंट ले लो, दिस कंपोनेंट विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स। उस कंपोनेंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करो y की टर्म्स में, which is separation from the सर center। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हम हमेशा आर ही लेंगे, हाँ। मतलब सर अप्रोक्सीमेशन होगा ना, लेकिन वो एक हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देविन देगा, बहुत देर से शांत बैठा है। ये आपको होमवर्क है। सर अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 कैसे है? मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए एक पॉइंट पर? सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ ऐसे वेरी करता है, इट्स g1 माइनस d/r। सेंटर पर जाओगे dr के इक्वल हो जाएगा, सो इट विल बी 1 1 माइनस 1 0।
ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और ग्रेविटी हमेशा उस मास की वजह से होती है जो मास अंदर होता है। अगर आपने पॉइंट ही सेंटर पे ले लिया तो उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। शेल थ्योरम, ग्रेविटी वुड बी जीरो। सो दैट वाज वन एग्जांपल जिसमें आपने आपको एक रैंडम सिस्टम दिया हुआ था। अब एक सिस्टम और, नेक्स्ट सिस्टम वो आपको दे देता है, बहुत कॉमन सिस्टम है, यूट्यूब दे देता है, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। सर एक मिनट, पिछले वाला slide। डन सर। नेक्स्ट है ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। पहले सिस्टम समझ लो, सोचने की कोशिश करो कि कौन होगा जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, देन वी विल सॉल्व दैट सिस्टम। ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। सो आपने एक यूट्यूब लिया होगा, ये यूट्यूब। इस यूट्यूब के अंदर आपने लिक्विड फिल किया हुआ है, पूरा लिक्विड फिल। एक साइड की जो हाइट है दैट हाइट इज h, दूसरे साइड की भी जो हाइट है दैट हाइट इज h, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल जो कॉलम की लेंथ है दैट इज 2h। ये जो पोर्शन है ना, यहाँ तक आप हाइट ले रहे हो, ये वाला जो इतना पोर्शन है जो कर्व्ड है, जो हाइट में काउंट नहीं होगा, वो बहुत कम है। सो इसमें जो 2h है दैट इज टोटल लेंथ ऑफ कॉलम, टोटल लेंथ ऑफ कॉलम, और A is area of cross section of liquid column, area of cross section of liquid column of liquid column। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको एक बार जरा सा भी डिस्टर्ब कर दूं, ये ऐसे दिया हुआ है, अभी तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, कुछ डिस्टर्ब नहीं, कुछ ऑसिलेट नहीं कर रहा, लेकिन इसे मैं जरा सा डिस्टर्ब कर दूं, ये ऐसा था ना, इसे मैंने एक बार डिस्टर्ब कर दिया, मीन्स मैंने क्या किया, एक साइड से लेवल थोड़ा कम कर दिया। पहले ये था लेवल, एक साइड से लेवल y कम कर दिया, तो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली y लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले यहां था, इससे y लेवल इंक्रीज हो गया। सो टोटल जो लेवल में एंड डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज 2y। अब मुझे बताओ यहां पर कौन है जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा? हाँ जी, आपने एक बार डिस्टर्ब कर दिया, ये अब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा या ऑसिलेट करेगा? देवन का है, पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी फोर्स है जो ऑसिलेट कराएगी? सो इसमें मैं लिख भी देता हूं, इफ लिक्विड, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक एक का नाम लेके पूछना पड़ेगा। इफ लिक्विड इज डिप्रेस्ड by length y in left arm,
then its level will rise by y in right arm and it will oscillate. तो ये तो क्लियर है कि ये ऑसिलेट करेगा। अब ऑसिलेशन के लिए एक फोर्स चाहिए। कौन सी फोर्स होगी जो इससे, चलो फोर्स भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, रीस्टोरिंग फोर्स विल ऑसिलेट, बट रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करे? रीस्टोरिंग फोर्स पर आने से पहले पहले इस पूरे लिक्विड कॉलम का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली कैलकुलेशन, डेंसिटी भी दी हुई। सर एक चीज पूछनी थी हाँ, सर, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब सर यूट्यूब का जो बीच में जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो सर कम होना चाहिए ज्यादा? ये वाला गैप, ये बहुत कम नहीं गैप। सर, सर मतलब अक्रॉस। मैं गैप से नहीं समझा ऋषिक, गैप से क्या मतलब है आपका? कौन से दो पॉइंट्स का गैप की बात कर रहे हैं? मतलब अगर सर हम देखें तो अपर्चर, मतलब जो अगर हम उसको ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये नहीं सर, ट्यूब का नहीं, मतलब सर ट्यूब के ट्यूब दोनों सर आर्म्स के जैसे, बीच का सेपरेशन, ये हाँ ये सर। ये बहुत स्मॉल है, ये कम है, ये कम है। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो भी टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम है, दैट कॉलम की लेंथ इज 2h। अदरवाइज मुझे लेंथ ऑफ कॉलम में h प्लस h के साथ ये d भी लेना पड़ता था। दिस सर d, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अब मुझे ना डेंसिटी भी गिवन है, मुझे मास ऑफ लिक्विड कॉलम चाहिए। मुझे चाहिए मास ऑफ लिक्विड कॉलम। ये जो टोटल लिक्विड है इसका मास कितना है, हाइट दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी है, डेंसिटी दी हुई है। मुझे मास ऑफ लिक्विड कॉलम चाहिए। और ये मास मुझे कौन बताएगा? यहाँ नम्रा, जरा बताओ मास की क्या वैल्यू होगी, मास ऑफ लिक्विड कॉलम कितना हो? यस नम्रा, मास ऑफ लिक्विड कॉलम Density कितना? divided by volume डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है, multiplied by. डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। गुड वन। अब नम्रा ये बताओ वॉल्यूम कितना होगा? ये जो पूरा लिक्विड कॉलम है, इस पूरे लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा? गुड नोआ। यस नम्रा, टोटल जो कॉलम है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जितना भी लिक्विड भरा हुआ है? वॉल्यूम निकालना तो आसान है ना, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया। इस पूरे कॉलम की लेंथ कितनी है? 2h। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आ गया 2ah रो इज अ मास ऑफ द कॉलम। ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आपको ये डिसाइड करना है, मैंने कहा था कौन है जो इसे ऑसिलेट कराएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। देखो पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था, आपने एक तरफ से लेवल y कम कर दिया, दूसरी तरफ से लेवल y उठ गया, और इसने ऑसिलेट, ये भी क्लियर है कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एक बार आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये वाटर ऑसिलेट करेगा इस ट्यूब में। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी? जैसे लास्ट वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स थी, यहाँ ऐसा क्या होगा जो इसे ऑसिलेट कराएगा? दिव्यांशु? गुड नोआ। नहीं नहीं नम्रा, नहीं नहीं। किसका वेट? भाई कुछ आंसर्स आ रहे हैं, जो वेट। डिस्प्लेस होगा वाई जो डिस्प्ले वाटर वो 2i वापस 2i नीचे की 2i तरफ 2i, ये जो आपने 2i जो कॉलम है ना, ये इसका जो वेट होगा वो किसी से बैलेंस नहीं हो रहा। देखो यहाँ तक तो लेवल दोनों साइड से सेम है, तो ये तो पूरा बैलेंस रहेगा, इसका वेट इधर से लेफ्ट से और राइट से पूरा बैलेंस रहेगा। लेकिन ये जो आपने 2i लेंथ ली हुई है, इस 2i लेंथ का जो वेट होगा ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि वेट ऑफ कॉलम, लिक्विड कॉलम
of length 2y will provide restoring force. Will provide restoring force. अब इसका वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2y लेंथ का जो कॉलम है इसका मास कितना होगा? अक्षत तुम बताओगे, ये जो 2y कॉलम है इसका मास क्या होगा? इतना 2y लेंथ के कॉलम का मास कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, डेंसिटी लिक्विड की गिवन है, मैं मास पूछ रहा हूँ इतने 2y लेंथ में जो कॉलम है उसका मास कितना होगा? अक्षत अच्छा, अक्षत का कोई आंसर नहीं। यशिका, ये जो 2y कॉलम है into volume. और इसका वॉल्यूम कितना होगा? Sir, 2y into a. वेरी गुड, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। गुड अक्षत, और वॉल्यूम कितना होगा? इट्स 2y मल्टीप्लाइड बाय a। यही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लिख सकते हो माइनस, आप लिख सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 8। सो योर रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ऑफ 2a rho y. I call this as equation number 2. This is equation number 2. नोमा, ये इक्वेशन नंबर 2 देखकर आप डिसाइड कर सकती हैं कि एसएचएम है या नहीं? नोमा, इक्वेशन नंबर 2 देखकर आप डिसाइड कर सकती हैं कि एसएचएम होगा या नहीं होगा? यस सर। कैसे, मुझे बताओ, कैसे डिसाइड करेंगे आप कि एसएचएम है या नहीं? सर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है एंड सर इसकी जो लेंथ है वो y है एंड इसका जो कांस्टेंट है वो 2a डेंसिटी है। Very good. If this can be written as which? सर जी नहीं आएगा? अरे हाँ, मास ही तो है, जी भी तो आएगा। ये तो मास इनटू वॉल्यूम इनटू जी। थैंक यू। जी भी तो आएगा। Which can, देखो वेट होगा ना, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो मास था इसलिए जी से मल्टीप्लाई कर दिया। Which can be written as इसको ऐसे लिख सकते हैं, F is equal to minus of ky, और यहाँ जो K है that K is 2a rho g, तो ये आपका स्प्रिंग फैक्टर आ गया। K is स्प्रिंग फैक्टर। अच्छा, तुम में से कोई और जरा थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। ऋषिक, मुझे बताओ टाइम पीरियड कैसे आएगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हाँ जी सर ऋषिक, उस फॉर्मूला से आएगा कौन सा? सर 2 पाई रूट m by k। 2 pi root m by k। सो देखो m इज दिस फर्स्ट इक्वेशन में, इसे मैं थर्ड कह देता हूँ, इसे मैं फोर्थ कह देता हूँ। तो m और k की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड से रख देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को आप फोर्थ में रख दो। तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस कर लोगे देन योर टाइम पीरियड विल बी 2 pi root over m। m is 2ah rho, 2ah rho divided by k which is 2a rho g, 2a rho g। तो देखो बहुत कुछ कैंसिल होगा ना, 2a से 2a कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा, तो इट्स 2 pi रूट ओवर h by g। ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस h की जगह वो आपसे कहे 2h is equal to l which is total length of column, ऐसे भी करता है। आपको ना कॉलम की टोटल लेंथ दे देता है, तो आप लिख सकते हो कि आपका h कितना होगा l/2, तो आप इस h को यहाँ रख दो, तो ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो टाइम पीरियड होगा 2 pi इट्स रूट ओवर h which is l/2g।
सो ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वो हाइट दे रहा है, हाइट मींस वन साइड से दिया हुआ है, तो ये √2h/g हो जाएगा। अगर उसने टोटल लेंथ दी हुई है कॉलम की, सो इट्स 2π√L/2g। चलिए इसको भी लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चंस हैं, देखिए एनसीईआरटी ने ना ये सारी चीजें बैक एक्सरसाइज में दी हुई है, एडिशनल में ये सब डाला हुआ है। थ्योरी में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, थ्योरी में तो स्प्रिंग के बाद और पेंडुलम के बाद खत्म कर देता है वो ऐसे चल। ये सारे सिस्टम्स ने बैक एक्सरसाइज में डाला। सबको करने का एक ही तरीका है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच वन इज प्रोवाइडिंग द रीस्टोरिंग फोर्स, दैट्स इट। अरे सालिक, तुम्हारा कोई स्कूल एग्जाम था, हो गया? फ्लूइड्स नहीं का सर, वही ना परसों है। परसों है, हो गया सब रिवाइज? क्योंकि तुम्हारा तो यस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है वो सिलेबस। यस सर, हो चुका है रिवाइज। आज केमिस्ट्री का हो गया। हिस्ट्री तो अच्छा हो गया होगा। जी अच्छा गया। ऑनलाइन तो नहीं है एग्जाम? ऑनलाइन ही है। अबे यार, होपफुली ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स तो सब्जेक्टिव होने चाहिए और स्कूल में जाके होने चाहिए। खुल जाएगा, तब तक तो खुल जाएगा। नोआ, आपका वेव्स तो कंप्लीट करा दिया गया ना? नो सर, नहीं अभी नहीं हुआ। नो सर, अभी नहीं। कितना रह गया? क्लासेस तो हुई है ना आपकी कुछ वेव्स की? सर एक ही हुई है। उसमें कितना पोर्शन हुआ था, कहाँ तक हो गया था? स्टैंडिंग वेव्स तक हुआ था? The velocity of longitudinal waves तक हुआ। ओके, फिर एक ही रह गया। तो सर यस। सर फ्लूइड्स आप हमें पढ़ा दोगे? अच्छा, अभी तो शायद जायद सर करा रहे होंगे ना? हाँ सर, वो सॉलिड्स पढ़ा रहे हैं सर। ओके, बस यार मेरा ना इस वक्त का बिल्कुल टाइम नहीं निकल पा रहा, वो इसी बैच के चक्कर में बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा। मैं करा दूंगा, एक बार आप जाहिद सर के साथ कर लो, क्योंकि मुझे आपके स्कूल एग्जाम्स की ज्यादा फिक्र है, ये अभी होने वाला है और तुम्हारा सिलेबस बहुत ही सर स्लो। अगर कहीं चल रहा हो फ्लूइड्स तो सर मुझे भी ऐड करवा दीजिएगा, मेरा भी थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, मुझे बस
ऋषिक एक दिन दो, मुझे जरा प्लान आउट करने दो, अगर किसी तरह से प्लान हो जाता है तो मैं करा। संदीप सर क्या करा रहे हैं ऋषिक? सर अभी तो वो क्वेश्चन उस पे करा रहे थे, इम्पल्स और बाकी उन क्वेश्चंस पे। ओके, एंगुलर इम्पल्स ना? हाँ यस सर। फर्स्ट बुक तो तुम्हारी बहुत स्ट्रांग हो गई होगी तुम लोगों की, अगर तुम उस बैच में भी आ रहे हो। तो फर्स्ट बुक तो है सर, सेकंड बुक अभी नहीं हुई है एकदम। हो जाएगी धीरे। सेकंड बुक में इतना वेटेज भी नहीं होता है, फर्स्ट बुक में इधर सेकंड हो जाएगी, परेशान हो। उमर थर्मो तो कंप्लीट है ना? जी केटीजी का भी जो पार्ट आता है ना, वो मैंने थर्मो की जो लास्ट क्लास ली थी एक संडे में, तो उसमें जो मैंने जी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और जी स्पेसिफिक हीट्स कराया था, वो पोर्शन है जो केटीजी का आपके एग्जाम्स में आता है। जो थर्मो में एंड में रेफ्रिजरेटर और ना ना, वो रेफ्रिजरेटर पढ़ से गया तो वो पहले। नहीं आएगा ना एग्जाम में। हाँ हाँ, वो नहीं है। Okay, ये हो गया आपका। इसके बाद लास्ट एक सिस्टम आता है, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। अगर आपके पास एक फ्लोटिंग सिलेंडर है, उस फ्लोटिंग सिलेंडर के ऑसिलेशन को प्रूव करना है कि ऐसा टाइम हो गया। सो दैट्स योर होमवर्क, ये आप ट्राई करोगे। नहीं होगा तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल उसी तरह से, वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू टनल थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ था उसी में। इसमें सर बता दूं, देखो फ्लोटिंग उधर सिलेंडर क्या होता है? देखो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में ना एक सिलेंडर डाल दिया। मान लो किसी मेटल का सिलेंडर है, सिलेंडर को आपने डाल दिया और ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। आप क्या करते हो, सिलेंडर को थोड़ा सा अंदर पुश करते हैं और रिलीज कर देते हो। तो मान लो बाल्टी के अंदर एक सिलेंडर है, वो फ्लोट कर रहा था, आपने एक बार पुश किया और छोड़ दिया, वो सिलेंडर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, राइट, ड्यू टू बाइंड फोर्स। तो बॉटल आपको भी ये डाल के कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, बॉटल भी डाल के कर सकते हैं। तो आपको ये शो करना है कि ये जो ऑसिलेशन होगा ना सिलेंडर का, दैट ऑसिलेशन इज एसएचएम। और अगर ये ऑसिलेशन एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना होगा, और टाइम पीरियड आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी तो कैलकुलेट कर ही लोगे। सो ये आज तो नहीं हो पाएगा, संडे वाली क्लास में वैसे आप एक बार ट्राई करिए, इसको नहीं होता है तो फिर संडे इसको कंप्लीट करेंगे। एसएचएम में एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, कि अगर डैम्पिंग हो जाए, रियल लाइफ में टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहता, आप एक बार खींच के छोड़ दो, थोड़े टाइम के बाद स्प्रिंग रुक जाएगी। तो डैम्पिंग कैसे आती है ऑसिलेशन में, दैट वी विल डिस्कस ऑन संडे। सो मोस्ट प्रोबेबली संडे इसका लास्ट लेक्चर होना चाहिए। चलो आज को यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। Thank you.